नमस्कार, स्वागत है आपका बदलता गोपेश्वर पेज पे। मैं हूं लक्ष्मण और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वाम दल के नेता इंद्रेश मैख्री जी। उनसे कुछ सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। बहुत बहुत स्वागत मैख्री जी आपका। मैख्री जी, आपसे कई सवाल हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि आपका राजनीतिक सफर क्या रहा और कहां तक इसे ले जाना चाहेंगे। सबसे पहले तो राणा जी आपका भी और बदलता गोपेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चुनाव के मौसम में इस समय ये बातचीत का अवसर मुझे दिया अपनी बात कहने का। अ, और जहाँ तक राजनीतिक जीवन का सवाल है, तो दरअसल 1994 उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक साल था। 1994 में उत्तराखंड राज्य की बरसों से चली आ रही मांग नए सिरे से खड़ी हुई। हालांकि उसके बैकग्राउंड में जो एक आरक्षण विरोधी आंदोलन था, जिसके चलते उस आंदोलन के प्रति जो आरक्षित वर्ग है उनमें एक संशय की भावना भी थी, एक संदेह की भावना भी थी। लेकिन बाद में वो राज्य आंदोलन में तब्दील हुआ और राज्य आंदोलन में जितनी बड़ी जन भागीदारी थी, लोगों की हिस्सेदारी उस आंदोलन में थी, तो उसके साथ ही मैं उस समय उत्तरकाशी में पढ़ता था 12वीं में। और जैसा तमाम लोग आंदोलन में शरीक हुए, तो मैं भी उस आंदोलन में शरीक हुआ और सड़क पर उतरने का सिलसिला उस आंदोलन से शुरू हुआ। और तब से बीते 27 सालों में लगातार ही जनता के आंदोलनों, जनता के संघर्षों, जनता की लड़ाई में निरंतर मैं हिस्सेदार रहा हूँ, भागीदार रहा हूँ एक तरह से। बल्कि उसमें एक रोचक बात यह है कि पहले दिन जब जुलूस निकला, कैसे आंदोलन संघर्ष लोगों की जीवन की दिशा को, धारा को बदलता है, तो उसका एक उदाहरण ये है कि पहले दिन जब हमारे यहाँ से जुलूस निकला, तो मैं उस जुलूस में शामिल नहीं हुआ और मैं जल्दी घर लौटा। तो मैं वहाँ अपने चाचा जी के साथ रहता था और उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी कॉलेज से कैसे वापस आए। तो मैंने कहा कि मैं जुलूस निकल रहा था, कोई ऐसी बात थी नहीं जिसमें शामिल होना चाहिए, जिसमें जाना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, ऐसे सब चीज़ों में शामिल होना चाहिए। और एक तरह से कहिए तो उनकी बात को मैंने गांठ बांध लिया और तब से मैं रोज जुलूस में हूँ, रोज सड़क में हूँ। बीते 27 सालों से निरंतर ही जनता के आंदोलनों, संघर्षों, लड़ाइयों में हूँ। आपने बताया कि आप कई आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं, कई आंदोलनों में आपने अगुवाई की है और इन आंदोलनों का क्या हश्र रहा है? क्या जनता की जीत हुई? देखिए, आंदोलनों में आंदोलन दरअसल बहुत सारी चीजें करता है। एक तो लोग अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरते हैं, अपनी बात कहते हैं और उस बात के जरिए सरकार का, सत्ताओं का ध्यान आकृष्ट होता है। और कई बार ये भी होता है कि तात्कालिक रूप से नहीं भी लोग जीतते। हालांकि अगर इस सिलसिले को रखें तो भाई 94 में उत्तराखंड आंदोलन में मैं भी हिस्सेदार रहा, पूरा उत्तराखंड हिस्सेदार रहा। राज्य बना, हालांकि जैसा राज्य बना, तो अब ये दोनों सवाल हैं कि इसको सफलता कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसको सफल कहा जाए कि नहीं कहा जाए। उद्देश्य पूरा हुआ, लेकिन जैसा उद्देश्य चाहिए था वैसा पूरा नहीं हुआ। और इसके अलावा तो लोगों के सड़क, बिजली, पानी और तमाम जो मूलभूत सवाल हैं, उन सारे सवालों में, उन सारी लड़ाइयों में हम शरीक होते रहे और बहुत सारी जगह जीत भी हुई, जनता के पक्ष की बात भी हुई, जनता के संघर्षों की जीत हुई। बहुत सारी जगह नहीं भी हुई। तो लड़ाई में तो हमेशा ये रिस्क रहता है, आंदोलन एक लड़ाई है और लड़ाई में जीतने का समय भी होता है और हारने का रिस्क भी रहता है। उत्तराखंड का लेकिन मैत्री एक बहुत बड़ा मुद्दा है गैरसैंण अस्थायी राजधानी का। इसको लेकर आपका क्या मत है? ग्रीष्मकालीन राजधानी अस्थायी राजधानी की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम आप मानते हैं क्या? देखिए, 1994 में राज्य आंदोलन से पहले लोगों ने यह तय किया कि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी होना चाहिए। और उसको तय करने के पीछे एक भावना ये भी थी कि गैरसैंण चूंकि उत्तराखंड का केंद्र बिंदु है, तो उसको राजधानी होने से बहुत सारी सवाल हल होंगे। खास तौर पर जो क्षेत्रीय विभाजन की राजनीति है, जो लोगों को लड़ाने में यकीन रखती है, उस राजनीति ने जो बंटवारा पैदा किया गढ़वाल कुमाऊं का, तो एक तरह से वो बंटवारा भी उससे खत्म होगा, वो समाप्त होगा। तो ये अवधारणा थी। लेकिन 9 नवंबर 2000 को जब राज्य बना, तो राज्य में राजधानी गैरसैंण नहीं बनी, बल्कि अस्थायी राजधानी देहरादून में बना दी गई।
तो ये एक तरह से राज्य की अवधारणा पर बनते ही जो चोट हुई, उसमें से एक चोट ये अस्थायी राजधानी भी थी। और तब से देखिए तो 27 साल हो गया, अस्थायी राजधानी में सब स्थायी निर्माण कार्य हो रहा है, सब स्थायी व्यवस्थाओं का इंतजाम किया जा रहा है। और बहुत सारी बार लोग ये तर्क देते हैं कि भाई गैरसैंण में अब तो इतना खर्च हो गया है, इसलिए अब माफ कीजिएगा, देहरादून में तो इतना खर्च हो गया है, तो अब तो उसको कोई वहां राजधानी कैसे वहां से हटाएंगे। हम ये सवाल कर रहे हैं कि अगर वो अस्थायी राजधानी थी या है, तो उस अस्थायी राजधानी में स्थायी निर्माण कार्य किसने किया, और जिसने ये किया ये तो अवैध काम है। तो उन सारे लोगों से उस पैसे की वसूली होनी चाहिए जिन्होंने अस्थायी राजधानी में ये स्थायी इंतजाम किए। तो एक तो ये इसका पहलू। दूसरा ये कि ये कैसे हुआ, तो मैं आपको एक दो उदाहरण, दो मामले इसमें समझाता हूँ कि जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग राज्य बने। उनका जो पुनर्गठन विधेयक है, उस पुनर्गठन विधेयक में कहा गया कि आंध्र, क्योंकि वहां हैदराबाद को लेकर के झगड़ा था कि हैदराबाद दोनों राज्य रखना चाहते, तो उसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश जो है 10 साल से ज्यादा हैदराबाद को अपनी राजधानी नहीं रख पाएगा, यानी वो साफ साफ तेलंगाना की राजधानी होगी। साथ ही 2014 का जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है, उसमें कहा गया कि आंध्र प्रदेश को 6 महीने के भीतर उनको अपनी नई राजधानी का चयन करना पड़ेगा, केंद्र सरकार उसमें मदद करेगी, आयोग नियुक्त करेगी, ये सब करेगी। तो वहां बहुत साफ साफ जब बंटवारा हुआ, लेकिन जब हमारा राज्य बना तो हमारे पुनर्गठन विधेयक में, यानी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 जो है, उसमें राजधानी के नाम पर एक शब्द नहीं लिखा गया, राजधानी का रा भी उसमें नहीं लिखा है। तो तब ये सवाल पैदा होता है कि भाई ये देहरादून कहां से आया। तो अगस्त 2000 में राज्य की घोषणा होने के बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के ने एक पत्र भेजा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को, और उन्होंने कहा कि जब तक उत्तराखंड में स्थायी राजधानी का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक जो है देहरादून अस्थायी राजधानी रहेगी। तो ये जो केंद्र सरकार ने अगस्त 2000 में जो डीओ लेटर भेजा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को, आज तक उसे एक चिट्ठी के टुकड़े के सहारे देहरादून अस्थायी राजधानी बना हुआ है, जिसमें सब कुछ स्थायी हो रहा है। तो ये तो पहली बात हुई कि कैसे हमारे साथ छल हुआ। दूसरा जो सवाल आपने किया कि ये जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजधानी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा, तो राजधानियां तो एक कदम, दो कदम, कदम ताल करके नहीं बदलती, वो जाती है। हम देहरादून आए लखनऊ से, तो हम एक कदम दो कदम करके नहीं आए। अंग्रेज जो है कलकत्ता से 1911 में दिल्ली राजधानी लेकर के आए, तो एक एक कदम करके दिल्ली की तरफ नहीं बढ़े, उन्होंने कहा कि दिल्ली राजधानी, बस राजधानी हुई। तो ये जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का मसला है, एक तो इसमें रोचक बात ये, मजेदार बात ये है कि ग्रीष्मकाल तो बीत गया, दूसरा ग्रीष्मकाल आने वाला है। एक ग्रीष्मकाल में सरकार वहां नहीं चढ़ी, है ना, तो हमने तो उस समय भी कहा कि भाई ग्रीष्मकाल तो आ चुका, तो ऐसा लग रहा है कि पिछले साल में उत्तराखंड में ग्रीष्मकाल आया ही नहीं, गर्मी हुई नहीं, सरकारों को मतलब ठंड लगती है। हाँ, सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी में गई नहीं, तो इसका मतलब गर्मी आई नहीं, उन्होंने तो मौसम के विपरीत भी वो एक तरह से खड़े हो गए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये जो ग्रीष्मकालीन शीतकालीन की अवधारणा है, तो ये जो है औपनिवेशिक अवधारणा है, औपनिवेशिक खुमारी है, कॉलोनियल हैंगओवर। क्या हुआ कि अंग्रेज इस देश में आए, और वो तो इस देश को राज करने आए थे, लूटने आए थे, तो उनको गर्मियों के मौसम में दिल्ली में गर्मी लगती थी, तो वो शिमला राजधानी ले जाते थे। उनको संयुक्त प्रांत उस समय उत्तर प्रदेश को कहते थे, और संयुक्त प्रांत की राजधानी लखनऊ में गर्मी उनको लगती थी, तो वो गर्मियों में राजधानी नैनीताल ले आते थे। अब ये जो लोकतंत्र के नए राजा हैं, इनको भी दो राजधानी चाहिए, इनको भी दो राजधानी चाहिए, ग्रीष्मकाल में चाहिए, एक शीतकाल में चाहिए लोकतंत्र के नए राजाओं को। 13 जिलों के छोटे से राज्य में दो राजधानियां एक तरह से जनता के पैसे की बर्बादी है, जनता की भावनाओं को दोहन करके कुल मिलाकर व्यावहारिक ये राजधानियां पैसे की लूट। और इसमें एक और पहलू है कि देखिए, 2-3 उदाहरण, एक जैसे जम्मू कश्मीर में होता है, तो जम्मू कश्मीर में जब वो राज्य था, तब ग्रीष्मकाल और शीतकाल में राजधानी, और वो अपने आप में सचिवालय के बाबुओं के बड़े भ्रष्टाचार का सबब थी। यहाँ भी ऐसा होने लगेगा तो आम आदमी परेशान रहेगा, क्योंकि वहां जैसे ही जाएगा तो वो कहेंगे फाइल तो देहरादून रह गई,
और देहरादून जाएगा तो फाइल गैरसैंण से अभी चल रही है, गैरसैंण उसको देहरादून तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो लोग इसके बीच में उस भ्रष्टाचार का शिकार बनेंगे। और अभी भी जो होता है, जो एक सत्र का मसला है, तो एक सत्र करने से कोई राजधानी नहीं बनती। एक सत्र हिमाचल प्रदेश में भी होता है, वहां धर्मशाला के पास विधानसभा का एक सत्र होता है, और नागपुर भी महाराष्ट्र में विधानसभा का एक सत्र नागपुर में होता है, लेकिन नागपुर राजधानी नहीं, धर्मशाला भी राजधानी नहीं। तो ये दरअसल ये कोई उठाया हुआ कदम नहीं, ये जनता के को छलने के लिए, लोगों को ठगने के लिए उठाया गया एक और कदम है। चाहे वो विधानसभा के एक सत्र कांग्रेस ने कराया या भारतीय जनता पार्टी ने ये जो ग्रीष्मकाल का बोर्ड लगा दिया सब जगह, तो ये जनता को ठगने छलने के लिए, उनकी भावनाओं को दोहन करने का उपाय है। मैक्रो जी, आज तक प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की सरकारें सत्ता पर काबिज रही और पहाड़ों के विकास के विजन को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये जो राज्य है, ये राज्य आंदोलन से बना हुआ है, और राज्य बनने के समय, राज्य की लड़ाई के समय लोगों के सामने बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट थी कि हम कैसा राज्य चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश से अलग क्यों होना चाहते हैं? तो उत्तर प्रदेश से अलग हम इसलिए होना चाहते थे कि हम ये महसूस करते थे कि एक पर्वतीय राज्य हमको चाहिए, हम एक पहाड़ी राज्य की बात कर रहे हैं। और पहाड़ी राज्य का मतलब ये नहीं कि जो कई बार लोग शुरू कर देते हैं कि नहीं, जो भाई जो सब गैर पहाड़ी है उसको धकेल दो, उसको निकाल दो, उसको मार दो, ऐसा वाला राज्य। ऐसा होने लगेगा तो देश भर में हमारे लोग हैं, उनके साथ ऐसा सलूक होगा। तो ये हम चाहते थे कि हमारी विशिष्ट विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अलग सांस्कृतिक परिवेश है, तो उसके चलते एक अलग राज्य हमको चाहिए था। तो हम एक छोटा राज्य नहीं, हम एक पर्वतीय राज्य चाहते थे। तो लेकिन चूंकि भाजपा और कांग्रेस इस राज्य की लड़ाई के विरोधी थे, बल्कि यूं कहें कि उत्तराखंड के जितने बड़े कद के नेता अतीत में भी जो भी हुए, वो सारे के सारे छोटे राज्य के विरोधी थे, उत्तराखंड राज्य बनने के विरोधी। क्योंकि उनको लगता था कि एक जमाने में लोग कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री होने का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, तो उनको लगता था कि हम सबको तो प्रधानमंत्री बनना है। उसमें आखिरी जो इस राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने एनडी तिवारी, तो तिवारी जी ने तो लखनऊ में धरना दिया बाकायदा इस राज्य के खिलाफ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बने। ये नेताओं की धारणा थी, क्योंकि उनको भी लगता था कि प्रधानमंत्री होना है तो 5 सांसदों का नेता होकर के प्रधानमंत्री नहीं हुआ जा सकता, 85 सांसदों का नेता होना है तब प्रधानमंत्री हुआ जा सकता है। तो इसलिए वो इस राज्य की अवधारणा के मूल रूप से विरोधी थे। जो पहाड़ी राज्य की पूरी अवधारणा हमारी थी उसके विरोधी थे, और इसके चलते उन्होंने इस राज्य की अवधारणा को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं उठा के रखी पिछले 20-21 सालों में। और ये राज्य हम जैसा बनाना चाहते थे वैसा राज्य तो नहीं है, बल्कि ये तो उत्तर प्रदेश की, मैंने बहुत बार इस बात को कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश की घटिया फोटो स्टेट कॉपी है। फोटो स्टेट भी अच्छा वाला नहीं, खराब वाला, घटिया किस्म का फोटो स्टेट, जो गंदा सा फोटो स्टेट निकलता है जिसमें कालापन ज्यादा देता है, शब्द नहीं दिखाई देते। तो ये दरअसल उत्तर प्रदेश की घटिया फोटो स्टेट कॉपी। तो आप मानते हैं भाजपा ने बना दी। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड जब राज्य पृथक हुआ तो विकास हुआ है क्या? देखिए, विकास को कैसे हम देखते हैं ये तो इस पर निर्भर करता है, और विकास को जो देखने का सरकारी नजरिया, उन्होंने कहा भवन बन गया, अस्पताल का भवन बन गया, दूसरा भवन बन गया, तीसरा भवन बन गया। तो असल में ये जो विकास की अवधारणा है ये ठेकेदार परस्त विकास का मॉडल है, ये ठेकेदारों के पक्ष में खड़ा विकास का मॉडल है। और मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों की विडंबना ये है, कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियों की, या उनका जो रिप्लेसमेंट भी होना चाहते हैं उनकी भी विडंबना ये है कि उनके यहाँ सब कुछ ठेकेदार है। उनके नेता कौन है? ठेकेदार है। कार्यकर्ता कौन है? ठेकेदार है। और वही ठेकेदार फिर जनता को भी मैनेज करते हैं। दोनों पार्टी ये कहती है कि गांव-गांव हमने सड़कें पहुंचा दी हैं, गांव-गांव स्कूल खुल गए हैं। इसमें इसके दो पहलू। सड़कें तो अभी भी, मैं पिछले 5 साल में दर्जन भर से ज्यादा सड़कों के आंदोलन में गया, जिसमें जो आपका नंदप्रयाग घाट सड़क मोटर मार्ग था वो तो दूसरे तरह की मार्ग, लेकिन जहां सड़क नहीं है, और इस चुनाव अधिसूचना लगने से भी करीबन 15 दिन पहले, महीना भर पहले, मैं एक गांव के लोगों को लेकर के पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में गया कि सड़क नहीं है इनके गांव। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ सड़कें नहीं बन रही हैं। एक तो पहली बात है कि सड़क नहीं है। दूसरा जो है स्कूल, जो बात है, स्कूल तो बन नहीं रहे हैं, सरकारी स्कूल तो बंद करने का अभियान है। पिछले एक अरसे से 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए।
त्रिवेंद्र रावत जिस समय मुख्यमंत्री थे और जो अंतिम विधानसभा सत्र उन्होंने किया, जिसमें हम लोगों पर खूब जम करके लाठी चला करके उन्होंने अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन किया, महिलाओं पर भी, नौजवानों पर भी, तो उससे ठीक पहले करीबन 500 स्कूलों को बंद करने के कागज पर वो दस्तखत करके आए देहरादून से गैस में। तो स्कूल तो बंद किए जा रहे हैं। गरीबों को जो पहाड़ में रह रहा है उसको तो इस बात की सजा देनी है कि वो पहाड़ में क्यों रह रहा है, सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा से महरूम किया जा रहा है। और गांव के गांव जो खाली हो रहे हैं, आप देखिए इतना पलायन पिछले 21 साल में हुआ है। हम तो पलायन से निजात मिली इसके लिए राज्य बनाना चाहते थे, और पलायन हुआ उसका कारण है वो इस विकास की गवाही दे रहा है कि कैसा खोखला थोथा विकास है ये, लोगों का विकास नहीं है। 50% से ज्यादा नौजवान जो है, ये सरकार का पलायन आयोग जो बना 2018 में, उसने जब रिपोर्ट दी उसने कहा कि 50% से ज्यादा नौजवान जो है रोजगार के लिए पलायन कर रहा है, शिक्षा के लिए पलायन करने वालों की बड़ी तादाद है, चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, अस्पताल के लिए पलायन करने वालों की 8% से ज्यादा लोग अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उसकी वजह से पलायन कर रहा है। तो अगर आप, और चिकित्सा व्यवस्था बहुत सबसे खास बात है कि अगर आप देखें तो हमारे यहाँ अस्पतालों में जो आदमी जा रहा है, हमारे यहाँ सारे अस्पताल वो रेफरल सेंटर, जैसे भाजपा का आईटी सेल सुबह सुबह मैसेज फॉरवर्ड करता है ना, सबको मैसेज फॉरवर्ड करके भेजता है, तो वैसे ही हमारे यहाँ जो मरीज अस्पताल में जा रहा है वो मैसेज की तरह फॉरवर्ड होता है। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गया, वहां से फॉरवर्ड हुआ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गया, वहां से फॉरवर्ड हुआ, वो उप जिला चिकित्सालय में गया, वहां से फॉरवर्ड हुआ, वो जिला चिकित्सालय में गया, वहां से फॉरवर्ड हुआ, वो इवन श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में गया, वहां से भी फॉरवर्ड हुआ। तो हमारी जो हैसियत है वो उस मैसेज फॉरवर्ड जैसी हो गई, जब तक आदमी जिंदा है तब तक वो मैसेज की तरह फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये विकास को दिखा रहा है कि कैसा विकास पिछले 20-21 सालों में हुआ है, ये उसका नमूना है, इसकी बानगी। मैक्रो जी, कुछ महीने पहले भू कानून का एक अहम मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें भू कानून का जो सवाल है, तो असल में हमारे यहाँ जो जमीन का कानून लागू था, अच्छा हमारे यहाँ पिछले 20-21 साल में अपना कानून बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं। तो जमीन का भी जो कानून था उसका नाम था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950। और जब राज्य बना, पहली सरकार, चुनी हुई सरकार बनी, उसने उसमें थोड़ा सुधार किया यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से। उन्होंने कहा कि भाई 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन बाहर का आदमी नहीं खरीद सकेगा। फिर जो है खंडूड़ी जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा 250 वर्ग मीटर नहीं खरीद सके, जिससे ज्यादा नहीं खरीद सकेगा। लेकिन उसमें भी क्लॉज ये था कि जो बाहरी लोग हैं, जो माफ कीजिए शहरी निकायों से बाहर, वहां ये प्रतिबंध लागू, तो इसलिए शहरों के भीतर ये पाबंदी लागू नहीं हुई। तो एक तरह से जमीनें बेचने का, जमीनें खरीदने का अभियान तो चल रहा था, उस पर तो कहीं रोक नहीं लगी, लेकिन ये पाबंदी कागज पर एग्जिस्ट करती थी जिसके लिए आप लड़ सकते थे। और इसीलिए लोगों ने रास्ता निकाला कि वो नगर निकाय की स्कूल बना दे रहे थे, छोटी छोटी जगहों को नगर निगम, नगर पंचायत बना दे रहे थे, ताकि ये जमीनों की खरीद को लीगल तरीके से किया जा सके। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी को लगा 2018 में कि इससे बात नहीं बनी। उनको, या ऊपर से मोदी जी के यहाँ से आया होगा, डबल इंजन है, सारे निर्देश तो वहीं से आ रहे थे, देवस्थान से लेकर के और भू कानून तक सब कुछ वहीं से आया हुआ है। तो त्रिवेंद्र रावत जी ने घोषणा कर दी, एक उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट किया जी, और उसके बाद वो पहले अध्यादेश लाए और फिर दिसंबर 2018 में 6 दिसंबर 2018 को उन्होंने कानून पास कर दिया कि ये जो औद्योगिक प्रयोजन के लिए अगर कोई जमीन खरीदेगा तो उस पर ये पाबंदी लागू नहीं। इवन जो मूल कानून है उत्तर प्रदेश वाला, उसमें भी 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदेंगे, उस कानून में विधानसभा से पास कि अगर औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीद रहे हो तो तब ये पाबंदी लागू नहीं होगी, तब कोई कितना भी खरीद सकता, पहाड़ का पहाड़ पूरा खरीद ले, है ना। और दूसरा उसमें जो 143 होता है 143 हाँ, कि भूमि का भूपयोग बदलता है, कृषि भूमि को अकृषि कराना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीद रहे हो तो तब आपको अकृषि भी नहीं कराना पड़ेगा। 143A उसमें जोड़ा और ये प्रावधान कर दिया। तो जिस समय ये हुआ तो विधानसभा में के अंदर भी, विधानसभा के अंदर केवल एक आवाज, उसमें कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं, केवल एक केदारनाथ के विधायक है मनोज रावत, वो विधानसभा के भीतर इस सवाल पर लड़े। और हमको ये जानकारी मिली, हमने इस बात को लड़ा, लगातार बोला कि ये गलत हो गया है, गलत कानून पास किया। तो ये 2018 की। 2021 में अचानक से ये मसला खड़ा हुआ और इस मसले में एक हिस्सा जो जेन्युइनली जमीनों को लेकर के चिंता जिसकी थी वो इस मसले में शामिल था।
इस मसले में आप देखिए कैसा खेल इस राज्य में होता है कि 2018 में भाजपा ने कानून पास किया, 2021 में भाजपा के ही लोग अभियान चला रहे हैं कि हमको चाहिए भू कानून, और वो ये नहीं बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने ऐसा किया, उनकी सरकार ने पहाड़ के पहाड़ बेचने का इंतजाम कर दिया। वो ये बता रहे हैं कि बाहरी आदमी बहुत आ रहा है, वो जमीन खरीद रहा है। तो वो तो बाहरी आदमी कितना खरीदेगा, छोटा छोटा खरीदेगा, लेकिन जो आपने पहाड़ बेचने का इंतजाम किया, तो उसके पीछे भाजपा की मंशा ये थी कि उनको सांप्रदायिक विभाजन, धार्मिक आधार पर विभाजन, जमीन के मसले में भी हिंदू मुसलमान करने का जो स्कोप नहीं था वो उन्होंने पैदा करने की कोशिश की। लेकिन हमने ये सवाल उठाया कि 2018 में आपकी सरकार ने कानून पास किया, भाजपा की सरकार ने कानून पास किया, और त्रिवेंद्र रावत तो आखिरी दिन तक वो जब मुख्यमंत्री नहीं रह गए तब भी इस बात पर अड़े रहे कि नहीं उन्होंने ठीक किया, पूरा पहाड़ बेचने का इंतजाम किया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और वो इस बात के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस भाजपा दोनों चाहती थी, जमीन के ठेकेदारों, जमीन के बड़े माफियाओं के पक्ष में खड़ी पार्टियां ये हैं, ये चाहती। अब इसमें जो आखिरी बात है कि होना क्या चाहिए, तो होना तो ये चाहिए था कि दरअसल सिर्फ भू कानून की बात नहीं, सिर्फ जमीन का कानून बनाने की बात नहीं, बल्कि पहली जो जरूरत है कि यहाँ भूमि का बंदोबस्त कराने की जरूरत है ना। यहाँ भूमि का जो अंतिम बंदोबस्त हुआ वो 1958 से 1964 के बीच हुआ, जिसको 40 साल भूमि बंदोबस्त कहते हैं, और वो 40 साल भूमि बंदोबस्त 2004 में खत्म हो गया। आज आपके पास जो लैंड रिकॉर्ड वो कब का है, 1964 का। 64 का। तो आज भूमि की स्थिति बदल गई सब कुछ, लेकिन आप 1964 के आंकड़े से काम चला रहे हैं। तो भूमि बंदोबस्त नए सिरे से, भूमि की नए सिरे से पैमाइश हो, ताकि ये ठीक ठीक आंकड़ा सामने आए कि कितनी जमीन है, किस चीज के लिए कितनी जमीन है, कितनी जमीन हमारे पास कृषि भूमि बची हुई है, कितनी दूसरे उपयोग की भूमि बची हुई है। एक दूसरा, भूमि सुधार के कानून की जरूरत है, मतलब ये कंप्लीट पैकेज भूमि सुधार का कानून, जिसमें भूमि का पुनर्वितरण, खासतौर पर जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन मिलनी चाहिए। और भूमिहीन कौन है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो भूमिहीन हिस्सा है वो दलित लोग, जो मेहनत के काम करते हैं, जो हाल भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके नाम पर कोई भूमि दर्ज नहीं। तो नए सिरे से भूमिहीन लोगों को भूमि मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में चकबंदी और लागू होनी भूमि का कानून, जैसे हिमाचल प्रदेश के भूमि के कानून की लोग बात करते हैं, तो अब उसमें कई बार लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कहते हैं धारा 371 हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में धारा 371 नहीं है, हिमाचल प्रदेश का अपना कानून है। मैखरी, चकबंदी को लेकर एक सवाल है, क्या चकबंदी आसानी से हो पाएगी उत्तराखंड में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से? नहीं, देखिए वो तो सरकार तो भूमि बंदोबस्त करने को तैयार नहीं है, 2004 से कोई भूमि बंदोबस्त नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, वो नहीं करने को तैयार है। सरकारें चाहे तो तब वो प्रक्रिया, एक्चुअली क्या होता है कि चकबंदी का मतलब जमीन के बदले जमीन मिलना नहीं होता। चकबंदी का जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जमीनों की ग्रेडिंग होती है, कौन किस क्वालिटी की जमीन, और उस अनुपात में जमीनों की अदला बदली होती है। तो वो एक जटिल प्रक्रिया है, निश्चित ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन वो जटिल प्रक्रिया आप अगर चाहते हैं कि भाई यहाँ पर्वतीय कृषि को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, पहाड़ी खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तब आपको आप भी मानते हैं यानी इसमें व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी? व्यवहार निश्चित ही आए, जटिल है, तो जटिल कोई काम करना नहीं चाहते, आसान काम है, खनन शराब है ना, उससे जेबें भरती हैं, सरकार की जेब कम भरती है, सरकार चलाने वालों की जेबें ज्यादा भरती हैं, तो आसान काम करते हैं। ये जटिल प्रक्रिया है, जटिल काम है, इससे जेब भी नहीं भरती। लेकिन उद्यानीकरण और पर्वतीय जो कृषि है इसके लिए फायदेमंद होगी चकबंदी। पर्वतीय कृषि को अगर आपको लाभकारी बनाना है, मतलब उसमें दोनों, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भूमि सुधार और चकबंदी दो चीजें ज्वाइंट है। दरअसल जो लोग चकबंदी का अभियान चला रहे हैं वो भूमि सुधार की बात नहीं कर रहे, वो भूमि के पुनर्वितरण की बात कर रहे हैं। तो भूमि सुधार, भूमि का पुनर्वितरण जिसमें भूमिहीनों को जमीन मिले, और चकबंदी, ये कंप्लीट पैकेज है। तब आप पर्वतीय कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में, पर्वतीय कृषि को रोजगार परक बनाने की दिशा में सोच सकते हैं। और अभी जो हो रहा है, तो पर्वतीय कृषि जो है पूरी तरह उपेक्षा का शिकार है। हमारी जो खेती, हम 100 साल 200 साल पहले जैसे खेती करते थे पहाड़ में, वैसे ही कर रहे हैं। और उसमें किसी तरह का, हमारे यहाँ इतने बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, वो उसके बारे में दावा है कि वो एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। वहां आप जाइए तो वहां बोर्ड पे लिखा है कि इस देश में हरित क्रांति की जननी का विश्वविद्यालय वो है। लेकिन उस विश्वविद्यालय का हमारी खेती से, पहाड़ की खेती से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। तो उस विश्वविद्यालय का पर्वतीय कृषि से संबंध स्थापित हो, ये जरूरी है ना।
और एक बात बस जो मैं कह रहा था हिमाचल के संदर्भ में, जो हिमाचल की बड़ी बात होती, तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में 1970 में 70 के दशक में कानून बना, हिमाचल प्रदेश लैंड टेनेंसी एक्ट जो है, तो उसमें दरअसल उसकी धारा 118 में ये प्रावधान है कि जो हमको हमारे यहाँ जरूरत है, तो उसकी धारा 118 कहती है कि कृषि भूमि को किसी अकृषि व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता, अकृषि कार्य करने वाले व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। तो लिखा है कि एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। किसान की जमीन मतलब किसान को ही बेची जाए, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं बेच सकते। और मान लीजिए धोखाधड़ी करके बेचते हैं तो क्या होगा, तब ये होगा कि जांच होगी और जांच में पाया गया तो वो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। तो दरअसल ये इस तरह का प्रावधान, इस तरह, ताकि यहाँ कृषि योग्य भूमि बची रहे। और यहाँ सरकारों ने इसका ठीक उल्टा किया, उन्होंने कहा पूरा पहाड़ खरीद दो, कोई बात नहीं। तो दरअसल इसको समझने की जरूरत है, ये नए सिरे से सोचने की जरूरत है। मैक्रो जी, आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल है, कई बार आप विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जनता के मुद्दों के साथ भी आप खड़े रहते हैं, लेकिन मतदान के वक्त जनता आप पर भरोसा नहीं जताती है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये तो ठीक बात है कि चुनाव में, चुनावी जो राजनीति है, उस राजनीति में बहुत सफलता उस तरह से नहीं मिल रही है। एक तो लंबे अरसे से चुनाव जिस तरह से हो रहा है, चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो धन बल का खेल, वो बाहुबल का खेल, वो संसाधनों का खेल है ना, और उसको वो एक तरह के खेल में तब्दील कर रहे हैं। मैं खेल शब्द इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो गेम है एक तरह का, उसका मैनेजमेंट है। और आप देखें तो इस देश में इस तरह की कंपनियां हैं जो पार्टियों के लिए चुनाव मैनेजमेंट का धंधा कर रही हैं, जो कई सौ करोड़ रुपया पार्टियों से लेती हैं और उनके लिए चुनाव मैनेज करके देती हैं, उनका सब कुछ करती हैं। तो ये जो इतने बड़े पैमाने पर है, तो इसके बीच में जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल है, वो पीछे छूट जाते हैं। 5 साल लोग इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों से असंतुष्ट रहते हैं, हमारे पास आते हैं, कहते हैं ये वाला काम नहीं हो रहा है, वो वाला काम नहीं हो रहा है। लगातार आज की तारीख तक भी लोग खड़े हैं कि नहीं साहब, आपको ये वाली बात तो उठा दीजिए, वो वाला सवाल तो उठा दीजिए, वो जरूरी है बोलना, हमारे मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो लेकिन जब चुनाव हो रहा है, तो चुनाव दरअसल यस नो गेम नहीं हो रहा। चुनाव यस अच्छे के साथ है कि खराब के साथ है, ऐसा नहीं। चुनाव में वो जाति सबसे बड़ा सवाल है। एक सज्जन जो इस देश में चुनाव का ठेका बहुत सारी पार्टियों, सब पार्टियों के लिए ले चुके तकरीबन, उसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियां बची हुई हैं जो उनको ठेका नहीं दे सकती, वरना हिंदुस्तान में की आप बात करें, हाँ, तो अधिकांश पार्टियों के लिए वो ठेका ले चुके। तो अभी कुछ दिनों पहले, मतलब आप सोचिए तो कैसा मजाक है। और वो इस बात की, अभी मुझे एक साथी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि वो पी के साथ जो है इस बात की वकालत कर रहे थे कि राजनीति में विचारधारा पर ज्यादा जोर नहीं होना चाहिए। तो विचारधारा पर नहीं जोर होना चाहिए तो विचारहीनता पर जोर होना चाहिए। तो उनका जोर है इस बात पर कि एक विचारहीनता पैदा हो, और उस विचारहीनता में तब जो सबसे बड़ी तोंद वाला, सबसे बड़ी गाड़ी वाला दिखाई देगा, लोग उसके पक्ष में खड़े होंगे। जो नहीं दिखाई देगा, हमारी तरह से पैदल चलता हुआ दिखाई देगा, बहुत संसाधनों वाला नहीं दिखाई देगा, लोग उनको लगेगा कि नहीं, ये नहीं। लेकिन हम सिर्फ लोगों के सामने भी ये सवाल रखना चाहिए कि ये जो बड़ी गाड़ी वाला, बड़े पैसे वाला, आप 20-21 साल से चुन करके देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सोचिए तो कि आपको क्या मिल रहा है, आम जनता को क्या हासिल हो रहा है। उसकी गाड़ी बड़ी हो जा रही, गाड़ी का आकार बड़ा हो जा रहा है, उसके शरीर का भी आकार प्रकार बढ़ जा रहा है, उसके पेट का भी आकार कई गुना बढ़ जा रहा है, और पेट से ज्यादा उधर तो पता चल रहा है कि साहब तो 300-400 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो गया है। तो लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे, हमारे यहाँ दरअसल लोकतंत्र की समझ जो है, लोकतांत्रिक प्रणाली की समझ भी थोड़ा कमजोर है, लोकतांत्रिक चेतना कमजोर है। तो उसके चलते ये होता है कि उस समय जाति के आधार पर चुनाव होगा, वही जिनका सज्जन का हमने जिक्र किया, तो उनकी कंपनी अभी एक पार्टी के लिए यहाँ सर्वे कर, तो उनके लोगों ने, चूंकि वो हमको जानने वाले लोग थे, उन्होंने मुझसे फोन किया, पहले दिन उत्तराखंड को जानने के लिए फोन किया, दूसरे दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आपके यहाँ जो लोग वोट देते हैं, तो वोट देने का पैमाना तो जाति है और वोट देने का पैमाना गढ़वाल कुमाऊं है। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, तो मैंने कहा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। बोले आप ऐसे कैसे राजनीति करते हैं, जब आप ये जाति नहीं करते, गढ़वाल कुमाऊं नहीं करते, तो आप क्या करते हैं। हम जनता के मुद्दों पे लड़ते हैं, हम उसी के लिए ही जाना चाहते हैं। कोई व्यक्तिगत संपदा बढ़े, व्यक्तिगत हैसियत बड़ी हो जाए, तो वो उसकी जरूरत मुझको नहीं है, या जिस विचार के साथ मैं हूँ उसको भी नहीं है उसकी जरूरत। तो
लेकिन ये जब चुनाव के आधार बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें फिर 5 साल लोग पछताते रहेंगे, 5 साल लोग रोते रहेंगे, तो इससे तो बात नहीं बनने वाली। बात तो तभी बनेगी जब लोग थोड़ा सा सोचे, खासतौर पर पढ़े लिखे लोग भी सोचे कि भाई अगर मुद्दों की राजनीति नहीं हो तो निश्चित है कि ये प्रदेश, सवाल मेरा नहीं है कि मैं चुनाव जीता कि नहीं जीता, मुझको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा इतने साल से कि मैं चुनाव जीता कि नहीं जीता। मैं अपना काम करता हूँ, मैं रोज सड़क पर आकर के लोगों के सवालों पर खड़ा होता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास जब आदमी आता है अपने सवालों को लेकर तो वो सारे दरवाजों से निराश होकर के आता है। जब वो सब दरवाजे खटखटा चुका होता है तब उसको लगता है कि नहीं, आखिरी आस कौन। और ये सिर्फ एक जगह की, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, पूरे प्रदेश भर से लोग मेरे पास इस तरह से लोग आते हैं। तो ये तो ठीक बात है, लेकिन आप जितनी ताकत हमारी रखेंगे, लोग अपेक्षा करते हैं मैं उनकी चिट्ठी लिखूं, मैं उनके लिए उनके सवाल पर चिट्ठी लिख दूं। बहुत बार बहुत सारे मामलों में कई आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। नहीं, चिट्ठियों की बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ, आंदोलन तो अलग बात। लोग अपेक्षा करते हैं भाई उनकी चिट्ठी भी मैं लिख दूं, उनका ज्ञापन भी मैं लिख दूं, तो मैं लिखता हूँ। बहुत बार उन चिट्ठियों पर कार्रवाई होती है और ऐसी कार्रवाइयां हुई है जो आमतौर पर लोग वैसे नहीं करवाते। लेकिन प्रश्न ये है कि मतलब आप मुझको अगर चिट्ठी लिखने लायक ही ताकत देंगे तो मैं उतना ही कर पाऊंगा। आप मेरी ताकत बढ़ाएंगे, मेरे विचार की ताकत बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मैं उससे ज्यादा कर पाऊंगा। तो ये तो लोगों के पाले में ही गेंद है। तो लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा वो भरपूर है, उसमें कोई कमी नहीं है। लोगों का जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो भावना है मेरे प्रति, उसमें मैं महसूस करता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन चुनाव के वक्त जो है, क्योंकि वो प्रेम का चुनाव नहीं, वो भावना का चुनाव नहीं, वो तो खेल, वो मैनेजमेंट का चुनाव। तो मैनेजमेंट हमारे पास, जाहिर सी बात है कि उस मैनेजमेंट का मुकाबला करने लायक तो अभी स्थिति नहीं है। और अगर हम उस मैनेजमेंट का मुकाबला कर पाएंगे, मैं ये भी इसमें, क्योंकि ये सवाल है महत्वपूर्ण, कि उस मैनेजमेंट का अगर हम मुकाबला कर पाएंगे तो हम तो जनता की ताकत से ही कर पाएंगे। 300-400 करोड़, 1000 करोड़ रुपए खर्च करके नहीं कर पाएंगे। ना हम ये करना चाहते हैं, ना राजनीति में ये करने आए। कई लोगों के मन में ये धारणा अमूमन रहती है कि वामपंथी विचारधारा जो है वो देशद्रोही विचारधारा है। यही कारण है कि सैन्य प्रदेश उत्तराखंड में वामपंथी जो पार्टियां हैं अपनी जड़ नहीं जमा पा रही है। नहीं, ये दो सवाल है। टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहा जाता है, कई बार कई तरह की बातें सामने सब एक भाजपा का मीडिया प्रोपेगेंडा है। और असल में देखिए, बीजेपी ने इस देश में अद्भुत तरह का अवधारणा इजाद की है, एक तरह का राजनीतिक विमर्श उन्होंने इजाद किया है कि जो कोई उनके साथ नहीं वो सब देशद्रोही है। तो भाई भाजपा तो देश नहीं है, भाजपा है तब देश नहीं है, देश है तब भाजपा है, तब कांग्रेस है, तब कम्युनिस्ट है ना। तो देश, और जिसको उस समय भी बात कही गई, मैंने तो बहुत सारी जगह ये कहा कि भाई इस देश में देशद्रोह जैसी कोई धारा नहीं, कानून में भी देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं। उस कानून का नाम, उस धारा का नाम है राजद्रोह। और वो कब की धारा है? वो जब अंग्रेज देश में काम करते थे, उनका राज था, तब उन्होंने अपने यहाँ वो धारा खत्म कर दी, लेकिन हमारे यहाँ बची। तो मैं ये बहुत साफ शब्दों में बहुत सारी जगह कह चुका, मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि देश से हमारा कोई द्रोह नहीं। हाँ, राज अगर लुटेरों का होगा, राज मजदूरों किसानों का लूट करेगा, राज इस देश को बेचेगा, तो राज के साथ तो, ऐसे लुटेरे राज के साथ तो हमारा द्रोह था, है और रहेगा हर हालत में, है ना। ये सीधी सी बात है। दूसरी बात, दूसरा जो पहलू इसमें है कि उत्तराखंड में कम्युनिस्ट पार्टियों, देखिए उत्तराखंड में कम्युनिस्ट आंदोलन का लंबा इतिहास है। इस प्रदेश में आज की तारीख में भी आप सबसे बड़े नेता के तौर पर अगर किसी को याद करते हैं तो वो चंद्र सिंह गढ़वाली, बिल्कुल, पेशावर विद्रोह के जो नायक। और पेशावर में विद्रोह करने से पहले चंद्र सिंह गढ़वाली आर्य समाजी हो चुके थे, और जब पेशावर विद्रोह के बाद वो जेलों में रहे, तो जेलों में चूंकि स्वतंत्रता सेनानियों के तौर पर बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग थे, उनके संपर्क में रह करके वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े। तो यहाँ की जो सैन्य परंपरा भी है, उस सैन्य परंपरा में भी कम्युनिस्ट शामिल है, वो इस देश की सैन्य परंपरा में भी कम्युनिस्ट शामिल है। 1946 में इस देश में नेवी विद्रोह हुआ, नेवी ने विद्रोह किया, नेवी के सेलर्स ने विद्रोह किया, और जब उन्होंने विद्रोह किया तो वहां अपने शिप्स पर, अपने जहाजों पर उन्होंने जब झंडा उतारा, ब्रिटिश यूनियन जैक उतारा, तो उन्होंने इस देश का तिरंगा झंडा लगाया और लाल झंडा लगाया। इस देश की सैन्य परंपरा को भी अगर जानना है तो उसको यहाँ से जानना पड़ेगा। 1946 का वो नेवी विद्रोह इस देश की सैन्य परंपरा का, इस देश में आजादी की लड़ाई का एक बहुत
स्वर्णिम अध्याय है, स्वर्णिम पहलू। चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर विद्रोह के नायक सैनिक थे, तो हमारा सैन्य आइडियल तो चंद्र सिंह गढ़वाली है, जो पूरे जीवन भर सड़क पर संघर्ष करता है, पूरे जीवन भर सत्ता से टकराता रहा, सत्ता के प्रलोभनों के खिलाफ लड़ते रहे लगातार। तो ये एक परंपरा है। और इस प्रदेश में एक समय में इलाके के इलाके, खासतौर पर टिहरी उत्तरकाशी के बेल्ट में, उनको लाल घाटी के नाम से जाना जाता था। 3 बार गोविंद सिंह नेगी एमएलए हुए कम्युनिस्ट पार्टी से, सीपीआई से। विद्यासागर नौटियाल यहाँ देवप्रयाग से एमएलए हुए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आज के दिन पर, आज के समय में जो वैचारिक राजनीति है वो थोड़ा कमजोर हुई है, उसके चलते ये हुआ। और चुनावी राजनीति के इतर तो हम तो निरंतर संघर्षों में लोग, हम अगर हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं हमारी लड़ाई लड़ो, तो ये अस्वीकार्यता का प्रमाण तो नहीं है, ये तो स्वीकार्यता का प्रमाण है कि लोग हमारी बात सुनते हैं, हमारी आप पे भरोसा कर रहे हैं, भरोसा करते हैं, उसको तवज्जो देते हैं। तो ये तो स्वीकार्यता का प्रमाण है। तो इसलिए ये भाजपाई आइडिया है कि नहीं वामपंथ तो खत्म हो गया, वामपंथ तो रह नहीं गया, ये सब है। तो बाबा नागार्जुन बड़े कवि इस देश के, और नागार्जुन से किसी ने पूछा कि भाई आप ये जो है सब वामपंथियों के पक्ष में खड़े रहते हैं, तो ये तो दुनिया में सब खत्म हो गया। अच्छा, ये खत्म हो गया भी बहुत साल से चल रहा है। ये भी जो है जब से सोवियत रूस ढहा तब से होता है कि अच्छा अब तो खत्म हो गया। पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार नहीं रह गया, उसने कहा अब तो खत्म हो गया। त्रिपुरा में नहीं रह गया, अब तो पूरी तरह खत्म हो गया। तो एक देश में वामपंथ के पतन से लेकर के, गिरने से लेकर के, और एक राज्य में सरकार खत्म होने तक रोज खड़ा है कि खत्म हो गया, लेकिन लड़ाई भी साफ सबसे ज्यादा ही नहीं की है, यही सब कुछ प्रभावित कर ले रहे हैं। तो बाबा नागार्जुन ने कहा, उनसे पूछा पत्रकार ने, तो नागार्जुन ने कहा कि जब तक गरीब की पीठ पर फटी हुई गंजी रहेगी तो तब तक उसके साथ खड़ा हुआ वामपंथ भी रहेगा। जब तक गरीबी है, दमन है, उत्पीड़न है, गैर बराबरी, उसके खिलाफ लड़ाई की जरूरत है। उस लड़ाई का नाम वामपंथ है, मजदूरों किसानों की लड़ाई का नाम वामपंथ है। एक सवाल मैक्री जी स्वरोजगार को लेकर है। सरकारें कई आई, भाजपा की आई, कांग्रेस की आई, स्वरोजगार की बात करते हैं। स्वरोजगार को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, स्वरोजगार दरअसल जुमले की तरह इस्तेमाल, जुमला है, क्योंकि रोजगार नहीं देना है, स्थायी नियमित नियुक्ति नहीं करनी है। इस प्रदेश में जो रोजगार पाने की लोगों की तादाद है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी का बड़ा सवाल है। मैंने अभी कहा आपसे कि पलायन का बड़ा कारण है बेरोजगारी। 50% से ज्यादा लोग जो है वो पलायन इसलिए करते हैं कि रोजगार नहीं पैदा होगा। तो स्वरोजगार रटने से तो नहीं होगा। लोग कोरोना में पीड़ित होकर के वापस आए और अपनी जगहों से छोड़ करके आया, हालत खराब थी सबकी, और सरकार ने उनके लिए योजना क्या बनाई, बोले हम लोन देंगे। अरे उसका रोजगार छिन गया, वो 8,000 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए यहाँ से बाहर गया है, आप उसको लोन दोगे, चुकाएगा कैसे? तो स्वरोजगार का मतलब ऋण बांटना, उसके अलावा कोई दूसरी अवधारणा, कोई धारणा सरकारों की नहीं है। और मजेदार बात यह है कि स्वरोजगार का ये जो उपदेश है, बार बार बड़ा कैची जुमला लोग बोलने की कोशिश करते हैं कि हमको नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। सत्ता पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री ये लोगों को उपदेश देता है कि नौकरी देने वाला बनो, नौकरी लेने वाला नहीं। अरे भाई साहब, आपको लोगों ने चुन करके नौकरी देने वाला बनाया है, आप तो दे नहीं रहे हो, आप तो नौकरियां खत्म कर रहे हो लोगों की। और उस बेचारे के पास, जिसके पास कोई पूंजी नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई स्थिति नहीं है, उससे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो नौकरी देने वाला, उसको उपदेश दे रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उपदेश दे रहे हैं, आप ही कर लो, करके देखो, तब देखते हैं। और बहुत सारे इलाकों में मैं तो ये जानता हूं कि ये उदाहरण है कि लोगों ने कोशिश किया व्यक्तिगत स्तर पर कि जूझ करके वो करें कुछ स्वरोजगार, लेकिन जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा सरकारी तंत्र है, वो तो उसमें मददगार नहीं होता। कि हमारे एक मित्र हैं, वो ये सोलर वाला प्रोजेक्ट चलाते हैं, वो कह रहे हैं कि सिमली में साहब वो कुछ 50 kV या कितने का ट्रांसफार्मर चाहिए, वो नहीं है, उससे कम क्षमता का ट्रांसफार्मर है, जितनी क्षमता का ट्रांसफार्मर उनको चाहिए उससे कम क्षमता का ट्रांसफार्मर वहां है। तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के और मुख्यमंत्री तक सबके पास जा चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं लगा के दे ट्रांसफार्मर, हम खुद लगा देंगे, हमारे सोलर प्लांट की जरूरत है, हम खुद ट्रांसफार्मर लगा देंगे, आप बस अनुमति दे दो। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के मुख्यमंत्री तक वो सब जगह घूम चुके,
और अभी तक उनको अपने पैसे से ट्रांसफार्मर लगाने की अनुमति नहीं मिल रही। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि सरकारें स्वरोजगार के नारे को लेकर के भले ही जितना भी मर्जी सीरियस दिखाई दें, लेकिन हकीकत में जमीनी धरातल पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की भाई लोगों का सामान खरीदेगा कौन। मान लीजिए कि मछली पालन लोगों ने कहा, ट्राउट फिश का मछली पालन लोग कर रहे, ट्राउट अच्छी फिश है, महंगी बिकती है, ये सब है। लेकिन आपके यहाँ मान लीजिए घाट में कोई ट्राउट का पालन मछली पालन करे, तो ट्राउट को मार्केट कहाँ मिलेगा? यहाँ 1000 रुपए किलो का मछली खरीदेगा कोई? तो यहाँ नहीं खरीदेगा। देहरादून से पहले उसको मार्केट नहीं, तो उसको मार्केट उपलब्ध कौन कराएगा? तो मार्केट उपलब्ध कराने का तो कोई रास्ता ही नहीं। तो सिर्फ ऋण बांटना स्वरोजगार देने का जो फॉर्मूला है ना, तो ऋण बांट करके तो स्वरोजगार नहीं होता है, वो नहीं होगा। और ऐसी परियोजनाएं, ऐसी योजनाएं बनती रहेंगी, कुछ लोगों के जेब में पैसा जाता रहेगा, लेकिन ठोस धरातल पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। मैक्रो जी, उत्तराखंड में निर्मित और जो निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनको लेकर आपका क्या मत है? ऊर्जा प्रदेश के लिए और परियोजनाएं कारगर सिद्ध होगी? ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और एक्चुअली जिसको शुरू में भी मैंने कहा कि ये जो विकास का मॉडल है, तो ये जो बड़ी परियोजना बनानी, भारी भरकम, चाहे उसके लिए कोई कीमत लोगों को चुकानी पड़े। अभी साल भर होने वाला है, जोशीमठ में हमने इतने 200 लोगों की जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ी। तो परियोजनाएं कैसे बन रही हैं, और ऐसा नहीं कि उस परियोजना पर पहले ऐसा नहीं, बल्कि उस परियोजना में लगातार हुआ। अगर आप तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना का कथा सुन लेंगे पूरी, तो उस परियोजना में लगातार होता रहा। वो टनल बोरिंग मशीन से टनल खोद रहे थे, उनकी टनल में पानी आ गया, उनकी टनल में पत्थर गिर गया, 600 लीटर पर सेकंड पानी बहना शुरू हुआ। तो 2009 से वहां 600 लीटर शुरू में कहा गया, फिर कहा गया जो है 200 लीटर पर सेकंड पानी हो गया है। तो 2009 से आप सोचिए कि 200 लीटर पर सेकंड पानी बह रहा है। आपके पास भूगोल का कोई सर्वे नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, कोई स्थिति नहीं, सिर्फ बड़ी कंपनियों को बड़ा पैसा, बड़ी परियोजना मतलब बड़ा कमीशन, बड़ा लाभ। तो सिर्फ बड़ा लाभ देखने के लिए पूरे पहाड़ को एक तरह से तबाह करने की प्रक्रिया चल रही है। और उसमें जब वो परियोजना बनना शुरू होती है, तो जिस तरह से वो लोगों को चुग्गा देते हैं, जिस तरह से लोगों को पैसा बांटते हैं, स्थानीय लोगों में जिस तरह से पैसा बांटते हैं, अनाप तरीके से पैसा बांटते हैं। मैंने कई लोगों से कहा, कोई लोग हमसे बहस कर रहे थे नहीं विकास की परियोजना, तो मैंने कहा कि अच्छा ये जो परियोजना वाला है, ये हमारे विकास का इतना हितैषी है, ये कह रहा है कि भाई साहब मैं आपको रिश्वत दे रहा हूँ, मैं आपको भ्रष्ट बनाऊंगा, लेकिन आपका विकास करके रहूंगा। इतने हितैषी है हमारे विकास के कि हमको पतित करेंगे, हमारे लोगों को भ्रष्ट करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा विकास करके रहेंगे। रोजगार तो मिलता है, रोजगार मिलता है। वो इतना अनियमित रोजगार है, इतना अस्थायी रोजगार है, वो रोजगार नहीं है, रिश्वत है कि परियोजना के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। और जिस दिन परियोजना बनती है, तो श्रीनगर में हमने देखा, मैं तो उनके प्रदर्शन में भी गया, हालांकि हम उस परियोजना के विरोधी थे, और जिस दिन वो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे, मैं उनके प्रदर्शन में गया, लोगों ने कहा कि भाई साहब आप तो ठीक कहते थे, आप तो पहले से ये बात कहते थे कि ऐसा करेंगे। और लोग वहां खून से चिट्ठी लिख रहे थे कि हमारी बात सुनी जाए। और जब वो परियोजना बन गई, सारे लोग बाहर निकाल दिए गए, बड़ा हिस्सा है ना। और वो बड़ा हिस्सा बाहर निकालने के बाद, और वहां के जो भी डिस्प्यूट्स है, आज के दिन पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कंपनी के सामने छूटा है, विधायक उस कंपनी के सामने छूटा है, राज्य का मुख्यमंत्री उस कंपनी के सामने छूटा है, किसी का नहीं चल रहा, कोई किसी आम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। तो जिस दिन परियोजना बनी उस दिन आप बाहर हुए। ये दूसरी बात ये कि जो बिजली बन रही, तो उस बिजली में हमको क्या मिल रहा है? तो एक बहुत जमाने पहले किसी एक बड़े नेता ने, इस देश के बड़े नेता ने लोगों से कहा, वहां नर्मदा में, कि अंग्रेजी में अरुंधति रॉय ने लिखा कि इफ यू हैव टू सफर यू शुड सफर इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। कि तकलीफ तो आपको झेलनी है, तो आप राष्ट्र के लिए झेलो, क्योंकि आपकी तो नियति है तकलीफ झेलना, आपकी नियति बना दी गई है परेशानी झेलना, तो राष्ट्र के लिए झेलो। राष्ट्र कौन है? ये राष्ट्र के लिए बिजली निर्माण हो रहा है, देश के लिए। कौन राष्ट्र? अमूर्त चीज है कोई राष्ट्र, हम नहीं राष्ट्र। वो लोग जो वहां रहते हैं, जिनको डुबोया जा रहा है, जिनको विस्थापित किया जा रहा है, जिनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है, वो राष्ट्र में उनकी गिनती नहीं होती। तो उनको क्यों नहीं बिजली मिलेगी? ये बिजली कंपनियां, आप देखिए तो 2003 में इस देश में एक ऊर्जा नीति बनी, मतलब सरकारें क्यों नहीं बिजली दे रही, क्यों नहीं दे पा रही लोगों को? हमको क्या मिलता है परियोजना? तो उसमें उनके समझौते में लिखा रहता है कि 12% बिजली राज्य को मुफ्त मिलेगी। तो ये जो राष्ट्र, राज्य है, ये सब ऐसे शब्द हैं कि लगता है मुझको मिलेगी 12%।
या वो डूबने वाले को मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी, सरकार को मिलेगी, सरकार फिर पैसे में बेचेगी, वो जो डूबेगा भी उसको भी पैसे में बेचेगी। तो 2003 में इस देश में एक ऊर्जा नीति बनी, उस ऊर्जा नीति में प्रावधान कर दिया गया कि जो बिजली परियोजना बनाने वाला, असल में सारा खेल यहीं पर, जो परियोजना बनाने वाला है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, वो स्वतंत्र ऊर्जा निर्माता है, इसलिए उसकी मर्जी, वो जिसको मर्जी बिजली बेचे। तो उत्तर जो श्रीनगर में जल विद्युत परियोजना है जैसे, उसका एक उदाहरण, तो उसका पावर सेल्स एग्रीमेंट किसके साथ है? उसका उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ पावर सेल्स एग्रीमेंट है। यानी बिजली परियोजना हमारी जमीन पर, डूबेंगे हम, विस्थापित हम होंगे, जमीन हमारी धंसेगी, किसी भी दिन वो जैसे चाय में बिस्कुट आप थोड़ी देर ज्यादा डुबो दीजिए तो वो पत्त करके उसी के अंदर गिर जाएगा, तो किसी दिन हमारी जमीन उस झील में समा जाएगी, सब कुछ मुझे नहीं, बिजली हमको नहीं मिलेगी। तो ये कैसे, किस तरह का विकास है? और पर्यावरण पर जो उसका हमला है वो तो है ही है। वो तो 1998 में अरुंधति रॉय ने एक लेख लिखा, द ग्रेटर कॉमन गुड नर्मदा को लेकर, और उस आउटलुक में वो लेख छपा तो उसके कवर पर लिखा हुआ था कि बिग डैम्स आर टू अ नेशंस डेवलपमेंट व्हाट न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर टू इट्स मिलिट्री आर्सेनल, दे आर बोथ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी कि बड़े बांध किसी देश के लिए उनकी वही भूमिका है जो कि परमाणु बम की उसके परमाणु जखीरे में भूमिका है। ये दोनों ही सामूहिक विनाश के हथियार। तो कुल मिलाकर के प्रकृति का, पर्यावरण का दोहन करके, उसको नष्ट करके ये परियोजनाएं बनती हैं। और इसलिए मैं तो इस बात को लगातार कहता हूँ कि दरअसल ये सारी परियोजनाएं, ये जो विकास का ये वाला मॉडल, ये आक्रांता विकास का मॉडल है, ये आक्रमणकारी विकास का मॉडल है, हमलावर विकास का मॉडल है, पर हमला करता है, जो सोचता है कि मैं तो प्रकृति को जीत लूंगा, और प्रकृति फिर ऐसा विनाश करती है और उस विनाश की कीमत वो नहीं चुकाता जो आक्रमण करता है, वो चुकाता है जो बेचारे कुछ नहीं होते हैं, उनको चुकाना पड़ता है। तो ये जो हमलावर किस्म का विकास का मॉडल है, वो सड़क चौड़ी करने का मॉडल हो, वो ये परियोजना बनाने का मॉडल हो, ये हमलावर विकास है जो कि अंततः लोगों को नष्ट करेगा, नुकसान करेगा, हमको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमको एक ऐसे विकास के मॉडल की जरूरत है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके, जो कम से कम नुकसान करके लोगों को लाभ दे। तो छोटी परियोजनाएं जो कि वहां की जरूरतों को पूरा कर सके, ऐसी छोटी छोटी परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। बिजली बनाने के तमाम वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाना चाहिए जो कम नुकसानदेह हो, कम नाश करें, कम नष्ट करें, ये सब तो जरूरत है। मैक्रो जी, आपके किसी दल विशेष में जाने की विशेष चर्चा आजकल चल रही है, अटकलें लगाई जा रही है, इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है? ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपको कहीं से फोन भी आया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि राजनीति में लोग बहुत तरह की बात करते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं कि कहाँ आना है, कहाँ जाना है ना। लोग कहते हैं कि भाई अगर मतलब ये आदमी तो सब ठीक है लेकिन भाई इसकी पार्टी ठीक नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी भी पार्टी में कोई आदमी है तो वो पार्टी सिर्फ कोई जगह नहीं होती, हमारे लिए तो कोई पार्टी सिर्फ जगह नहीं, वो जो है एक विचार है, आदमी के बनने में, निर्माण में उसकी विचारधारा का वो जैसा भी दिखाई देता है उस निर्माण में उसके विचार का योगदान होता है। तो जो कांग्रेस में है वो दूसरी तरह का है, वो दूसरी तरह का है, भाजपा में जो है वो दूसरी तरह का है ना। तो उसके निर्माण की एक प्रक्रिया है ना, उसके निर्माण की, उसके बनने की एक प्रक्रिया है। उस बनने की प्रक्रिया में वह आदमी बना, तो आज के दिन पर आपको मैं जैसा दिखाई दे रहा हूँ तो वो तो मेरी विचारधारा ने मुझको बना है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है व्यक्तिगत जीवन में कि वो जैसे हैं, वो पैदाइशी ऐसे बड़े चमत्कारी थे और इसलिए आज भी वो अपनी अदाओं पर फिदा रहते हैं, अपनी अदाओं पर मोहित रहते हैं। मैं तो नहीं मानता कि मैं तो जानता हूँ अपनी प्रक्रिया को, मैं देख पाता हूँ पीछे कि मैं शुरू में कैसा था, मैं जब सार्वजनिक जीवन में भी शुरुआत हुई तो मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ, और आज भी मुझ में क्या खामी है, क्या कमजोरी है, ये मैं देख पाता हूँ है ना। तो हम जो है राजनीति में कम्युनिस्ट विचार के साथ अगर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अगर हैं तो इसलिए हैं क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये दुनिया, बेहतर दुनिया बनाने की लड़ाई का हिस्सा है, बेहतर दुनिया, बेहतर समाज बनाने का संघर्ष है, उस संघर्ष का पार्ट कम्युनिस्ट पार्टी है। तो ये जो हमारे विचार ने हमको सपना दिया
ये सपना व्यक्तिगत रूप से विधायक बनने, व्यक्तिगत रूप से सांसद बनने के सपने से बहुत बड़ा है। किसी तरह की गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए दुनिया में, किसी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए, इसको खत्म करने का संघर्ष है। समाज के सबसे निचले पायदान पर जो है उसको भी शक्तिशाली बने, उसकी शक्ति महसूस, उसे भी अपनी ताकत महसूस करे, उसको मसीहाओं की जरूरत ना हो, मसीहा नहीं बनना है, वो लोगों को शक्तिशाली बनाना है। लोकतंत्र भी इसी की बात है कि वो लोक का तंत्र हो। तो ये जो सपना है, ये हमने, हमारे विचार ने, हमारी पार्टी ने हमको एक बड़ा सपना दिखाया। अब उस बड़े सपने को छोड़ करके, जो बड़ा सपना दिखाई दे रहा है, उसको छोड़ करके ये छोटा छोटा सपना है, बहुत छोटे से सपने हैं। व्यक्तिगत रूप से सांसद बनना है, व्यक्तिगत रूप से विधायक बनना है, कुछ गाड़ी होगा, कुछ बंगला होगा, है ना। तो वो बहुत छोटा सपना है। इतना बड़ा सपना जिसने देख लिया हो, उसको ये छोटा छोटा सपना उसको काम नहीं करेगा, एक तो। और दूसरा ये कि मैंने पहले भी बहुत सारे ये सवाल अलग अलग तरह से आता रहता है, एक दूसरे तरह से आया है। तो मैंने पहले भी कहा कि भाई मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक लड़ाई है, और जिसमें सपना बड़ा है तो लड़ाई भी बड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि उस लड़ाई के रास्ते पर आदमी थकता भी है, आदमी हताश भी होता है, आदमी निराश भी होता है, सब कुछ होता है। तो उस हताश निराश होने की प्रक्रिया में भी ये हो सकता है कि आदमी बैठ जाए। तो लेकिन अगर मैं बैठूंगा नीचे तो मैं घर जाऊंगा वापस, किसी दूसरी जगह जाने से बेहतर है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। और बस एक आखिरी इसका जो है मतलब वो ये कि एक बाबा भारती और खड़ग सिंह की कथा है। तो उसमें बाबा भारती एक साधु थे, उनके पास एक घोड़ा था, खड़ग सिंह डाकू था। खड़ग सिंह हर हाल में उस घोड़े को हासिल करना चाहता। उसने बाबा भारती को डराया, धमकाया, सब कुछ किया, घोड़ा नहीं मिला। बात आई गई हो गई। एक दिन बाबा भारती सुबह सुबह घोड़े पर सैर को जा रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ है, बहुत खराब उसकी हालत है। तो बाबा भारती ने उस आदमी को घोड़े पर बिठा लिया और खुद पैदल पैदल घोड़े की लगाम पकड़ करके चलने लगे। तो थोड़ी दूर गए तो अचानक से लगाम उनके हाथ से छूटी और घोड़ा सरपट, ये जा की वो जा। और आगे जाके उन्होंने देखा कि वो तो कोई दीन दुखी नहीं है, वो तो डाकू है, खड़ग सिंह। तो बाबा भारती ने जो उससे कहा, खड़ग सिंह से, उन्होंने कहा, खड़ग सिंह घोड़ा बेशक ले जाओ, लेकिन किसी को ये ना कहना कि तुमने दीन दुखी होने का नाटक करके घोड़ा हासिल किया है। लोग जो है दीन दुखियों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। तो ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं कहीं जाने का। लोग कहेंगे कि भाई ये जो जनता के हक की बात करने की बात है, ये सब नाटक है, अपने लिए जगह बनाने की बात है। तो मैं तो इतने 20-25 साल से जो कह रहा हूं, मैं उसके एक एक शब्द पर भरोसा करता हूं। और इसलिए ये घोड़ा हासिल करना मेरा सिर्फ मकसद नहीं है। जनता घोड़ा दे दे वो अलग बात है, लेकिन ठगी करके घोड़ा हासिल किया जाए ये हम नहीं होना चाहते, किसी सूरत में नहीं हो सकता। बाकी लोगों का, उनकी भावना, उनका स्नेह, उनका प्रेम जो भी है, उसका मैं बेतरह सम्मान, यानी किसी दल में जाने की जो अटकलें हैं उस पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया। वो सवाल ही नहीं है, वो तो प्रश्न ही नहीं है कहीं से, ये आउट ऑफ सिलेबस है प्रश्न, हमारी किताब में लिखा ही नहीं है ये। उसमें जाना होगा तो घर जाएंगे, सार्वजनिक जीवन से अगर कहीं जाना होगा तो घर जाएंगे, वहां जाकर के सो जाएंगे। लेकिन ये मैंने कहा कि बड़ा सपना, बड़े सपने के सामने सब पिद्दी टाइप के सपने, छोटे छोटे, इनकी कोई हैसियत नहीं है। कड़प्यार की जनता एक बार आप पे भरोसा करके अगर विधानसभा भेज देती है तो युवाओं के रोजगार को लेकर आपका क्या रोड मैप रहेगा? अस्थायी रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, स्थायी रोजगार का सवाल एक बड़ा सवाल है। स्थायी रोजगार की लड़ाई बड़ी लड़ाई है, और ये लड़ाई तो लड़नी होगी। ये विधानसभा में जाने के बाद भी सिर्फ विधानसभा जाने से हल नहीं होगी, है ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा जाना कोई ऐसी बात नहीं है। तो विधानसभा जाने के बाद भी इस लड़ाई को, इस संघर्ष को हमको लड़ना पड़ेगा। इसमें नौजवानों को भी खड़े होना पड़ेगा। कोई मसीहा उनके लिए नहीं कर सकता। हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, आवाज को और तेज कर सकते हैं। हाँ, वो विधानसभा पहुंचा देंगे लोग तो उनकी आवाज थोड़ा और ज्यादा सुनी जाएगी। तो लेकिन स्थायी नियमित रोजगार, दरअसल सरकार ने नीतिगत तरीके से फैसला ले लिया कि नियमित नियुक्ति नहीं करनी है, स्थायी नियुक्ति नहीं करनी है। अपने को पेंशन स्थायी चाहिए। अपना तो अगर विधायक की शपथ ले ली, आज के दिन पर यह स्थिति है, जो कानून है, आप विधानसभा में शपथ लेने, आप संसद में शपथ लेने, आपकी पेंशन, आजीवन पेंशन पक्की। लेकिन कर्मचारी शिक्षकों की पेंशन नहीं, उनके लिए ओल्ड पेंशन नहीं, उनके नई पेंशन स्कीम है। हम कह रहे हैं जरा
विधायक जी पर, सांसद जी पर भी लागू करो भाई नई पेंशन स्कीम। तो लोगों की सामाजिक सुरक्षा खत्म कर देनी है, उनको ठेके का मजदूर बनाए रखना है। आप मतलब एक मैंने परसों भी कहा और मैं कहता रहा हूं लोगों से कि भाई एक तो रोजगार है, मतलब बेरोजगार है आदमी, और दूसरी श्रेणी है अर्ध बेरोजगार है। तो अर्ध बेरोजगार कौन है? जो उपनल में है, जो संविदा पर है, जो ठेके पर है, जो आउटसोर्सिंग पर है ना। और ऐसी लूट उसमें मची हुई कि सिमली में हमारे यहाँ दूध की जो डेयरी है, तो उस डेयरी में एक किसी ठेकेदार को मजदूर सप्लाई करने का ठेका मिला, और वो ठेकेदार मजदूरों से कह रहा है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसकी, मैं पुलिस, और मैं तो सिर्फ ये नहीं, मैं पुलिस में गया, मैंने पुलिस में शिकायत की है, उस पर जांच चल रही है, मैं मुख्यमंत्री से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक सब जगह शिकायत की कि इस तरह का हो रहा है। तो वो मजदूरों से कह रहा है कि 30,000 रुपया दो तब मजदूरी करो। अरे भाई बंधुआ मजदूरी करा रहे हो, ठेकेदार का काम है पैसे देना, 7-8 हजार रुपए के मजदूर है, उनसे कह रहा है नहीं पहले 30,000 रुपए दो तब मजदूरी कर पाओ, तब वो क्यों करेगा मजदूरी? तो इस तरह का लूट, इस तरह का शोषण नौजवानों के श्रम का सब जगह, उपनल से लेकर के बाकी सब जगह तक। अतिथि शिक्षक हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा, अतिथि शिक्षक है, सरकार ने घोषणा कर दी, उनका जियो जारी हो गया है, सरकार ने घोषणा कर दी कि उनकी तनख्वाह 15,000 से 25,000 हो जाएगी, उनके पद रिक्त नहीं माने जाएंगे, इसका जियो भी वाहवाही हो गई सरकार की। और जियो आज तक कहीं नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कहाँ जियो है अतिथि शिक्षकों का। मनरेगा कर्मी है, उनकी ऐसी हालत है, दूसरे तीसरे तबके है, सबकी ये हालत है। तो ये जो नौजवानों के श्रम का शोषण करना, नौजवान लड़का जो है अपनी जिंदगी का क्रीम हिस्सा इस तरह से पढ़ा लिखा, पूरी जो सही प्रक्रिया के साथ भी जा रहे हैं, पारदर्शी तरीके से कोई परीक्षा नहीं करानी। अभी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन ने जो वन दरोगा की परीक्षा कराई, उसमें ये हालत है, वो पारदर्शी नहीं है परीक्षा। वो उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन तो जैसा करा दे रहा है, वो जैसी परीक्षाएं करा रहे हैं, वो नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सोचिए पिछले 5 साल इस राज्य में पीसीएस की कोई परीक्षा नहीं हुई, करवाई नहीं गई, और आखिरी में जो परीक्षा कराई तो उसमें भी पहले एसडीएम के पद नहीं थे, फिर लोग लड़े, तब जाकर के एसडीएम के पद उसमें शामिल किए गए, और सरकार कैसे श्रेय हासिल करती। तो धामी जी मुख्यमंत्री बने और चारों तरफ प्रचार हुआ, युवा नेतृत्व, युवा सरकार, 60 पार सब चाहिए उनको, चारों तरफ विज्ञापन पर बड़ा जोर है, विज्ञापनों का रोजगार उन्होंने पैदा किया है, उनकी कोई एजेंसी होगी जिसको विज्ञापन का रोजगार मिल रहा होगा, तो उसमें भी आम प्रिंटर को नहीं मिलेगा, वो भी उन्हीं की एजेंसीज को मिलेगा, उन्हीं के लोगों को मिलेगा। तो चारों तरफ विज्ञापन लगा हुआ कि मुख्यमंत्री ने 22,000 पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया, नियुक्ति नहीं की, निर्णय लिया। तो निर्णय लिया कब लिया? आखिरी में। अभी वो सब उसमें लोग बता रहे हैं कि भाई विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां चालू हो गई, विधानसभा में विज्ञप्तियां निकली हैं, और वहां लोग कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के बेटे से लेकर के और तमाम लोगों की बैकडोर से प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि विज्ञप्ति निकली तब भी, है ना। वो विधानसभा अध्यक्ष जी का बेटा है बेचारा, उपनल में जेई बना 2018 में, 2020 में पीआरडी के जरिए देहरादून के सत्ताधारी पार्टी के जो मेयर हैं उनकी बेटी को पीआरडी के जरिए अकाउंटेंट बना दिया गया। तो ये तो बता रहा है कि स्थायी नियमित रोजगार नहीं है, तब जो अनियमित रोजगार भी है उसमें भी इसी तरह से लोग अपॉइंट होंगे, इस तरह से लोगों के साथ छल होगा, इस तरह से उनके साथ धोखा होगा। तो असल में रोजगार के लिए मुकम्मल एक बड़ी लड़ाई, एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। तभी सरकारों ने जो ये फैसला लिया है कि ये जो ठेके का रोजगार है, संविदा का रोजगार है, ये अनियमित किस्म का रोजगार है, इस रोजगार से लोगों को मुक्ति मिलेगी। ये एक बड़े संघर्ष का सबब है, जो विधानसभा के भीतर भी चलना होगा, विधानसभा के बाहर सड़कों पर भी चलना होगा। और ये मैं नौजवान लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये जो सत्ताएं हैं, हमने किसान आंदोलन के उदाहरण से हमको समझना चाहिए कि किसानों के आंदोलन का एक सबक तो यह है कि भाई आंदोलनों की ताकत, आंदोलनों की एकजुटता, कैसे विविध विचारधारा के आंदोलनों को इकट्ठा रखा जा सकता है। उसमें 300-350 संगठन थे, सब अलग अलग तरह के, वामपंथी, मध्यमार्गी, दक्षिणपंथी, बहुत तरह के विचारों वाले, लेकिन वो एक उद्देश्य के लिए, इस देश में कृषि को बचाना है, इस देश में खेती को बचाना है, इसलिए सब इकट्ठा हुए। और उन्होंने सरकारों को ये डर पैदा किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये अंडरलाइन करने की बात है। उन्होंने सरकारों के सामने ये डर पैदा कर दिया कि अगर ये फैसला नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं,
नौजवानों से क्या, समाज के हर उस तबके से। मैंने तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ने वाले शिक्षक कर्मचारी हैं उनसे भी कहा कि ये डर पैदा करिए कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी तो सरकार, ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नौजवानों से ये डर पैदा करिए कि स्थायी नियमित रोजगार का भरोसा नहीं होगा तो जो नहीं करेगा, जो स्थायी नियमित रोजगार से खिलवाड़ करेगा वो चुनाव नहीं जीतेगा। तो जब आप ये भय पैदा करेंगे तब आपके पक्ष में फैसला होगा, और नहीं तो इसी तरह से ठगे जाते रहेंगे, 5 साल सड़क पर लाठी खाएंगे और आखिरी में उन्हीं को वोट दे देंगे कि वो फलाने भाई साहब हैं, वो ये हैं, तो ये ऐसी मसीहाओं के इंतजार में रहेंगे। तो ये नहीं होगा। तब इसलिए इसके लिए बड़ी लड़ाई, बड़े संघर्ष की जरूरत है। मैफरी जी, अक्सर लोगों की वाम दलों से शिकायत रहती है कि वाम दल जो है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा इंडिकेट करते हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर वाम दलों का रहता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस प्रदेश में तो एक देशव्यापी परिदृश्य है, तो असल में तो जो सत्ता में होगा और जिसकी नीतियां खराब होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दिक्कत है कि एक तो आर्थिक मोर्चे पर जो नीतियां हैं तो उसमें कांग्रेस उन नीतियों, आर्थिक नीतियों को जो सब कुछ बेच देने की, सब कुछ का निजीकरण कर देने की नीति थी, तो कांग्रेस भी कर रही थी, उसकी गति थोड़ा कम थी। यहाँ ये पूरी नंगाई के साथ हो रहा है, देश के तमाम संसाधनों को बेचने को देशभक्ति का बात है, सब कुछ बेच देना है, सब कुछ का निजीकरण कर देना, रेल से लेकर के और बेल गेल सब कुछ, मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल तक सबका सेल कर देना है, सबकी बोली लगा देनी है। ये देशभक्त सरकार है ना। तो वो जो उसमें जो नंगापन है, वो जो नंगाई है, ये तो एक तो ये, और दूसरा उसके ऐसा नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ते नहीं रहे, कांग्रेस के खिलाफ भी लगातार, और हमारा तो आप लिखा हुआ देखेंगे हम तो लगातार लड़ते रहे, लगातार बोलते रहे। कांग्रेस के जमाने में भी, कल को कांग्रेस की सरकार हो, सत्ता पलट जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमारे तो जो विधायक है विधानसभाओं में, वो भी जो है मतलब झारखंड में सरकार को हमने समर्थन भी दिया, लेकिन अगर वो सरकार गलत कर रही है तो उस सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज हमारी पार्टी की। तो ये एक पहलू। दूसरा जो है धार्मिक विभाजन पैदा करने का कारनामा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और सोचिए तो उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई विभाजन था ही नहीं, वहां निरंतर अभियान है कि भाई मुस्लिमों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा का माहौल बनाया जाए। सतपुरी से लेकर के और कीर्तिनगर और जाने रुद्रप्रयाग तक, अगस्त मुनि तक, इन्हीं के रिजीम में पिछले 5 साल में दंगा कराने की कोशिश हुई। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सांप्रदायिक मामला नहीं था। तो ये समाज को जैसा बांटना चाहते हैं, और जैसे ही मतलब इसमें समझना चाहिए कि जो सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति है वो जातीय घृणा को बढ़ाने की राजनीति भी है, वो समाज को फिर जातीय आधार पर भी तोड़ेगी। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 साल में धार्मिक हमले और दलितों पर हमले भी, उसकी घटनाएं भी उत्तराखंड में और तेज हुई और ज्यादा बढ़ी, क्योंकि जैसे ही आप धार्मिक पहचान को बड़ा करेंगे तो वैसे ही जातीय पहचान भी बड़ी होगी। तो ये जो समाज को तोड़ने की कार्रवाई है, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को रोटी नहीं दे पा रहे, हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, हम शिक्षा स्वास्थ्य सरकारें नहीं दे पा रही हैं, इसलिए लोगों को धर्म के आधार पर बांटे रहो, उनको एहसास कराओ कि उनका धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। इस देश में प्रचंड बहुमत की सरकार है जो हिंदूवादी सरकार है, और उसके बावजूद अगर हिंदू खतरे में है तो तब वो सरकार सवालों के घेरे में है ना। और देखिए कैसा, एक बस इसमें उदाहरण है, कैसा मानस ये बना रहे हैं, क्या दे रहे हैं नौजवानों के हाथ में। तो अभी एक सुरली डील्स और बुल्ली बाई ऐप का प्रकरण सामने आया, जिसमें ऑनलाइन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें लगा के कहा जा रहा था कि इनकी नीलामी करनी है, इनकी नीलामी में बोली लगाओ। तो बोली कोई बिक्री नहीं हो रही, लेकिन दिमागी फितूर देखिए आप किस लेवल पर है। इतना जहर आपने लोगों के दिमागों में भर दिया। कौन पकड़ा गया उसमें? तो नौजवान लड़के हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उसमें 2 लोग उत्तराखंड से पकड़े गए। एक लड़की श्वेता सिंह रुद्रपुर से पकड़ी गई, और एक लड़का मयंक रावत है जो कोटद्वार से पकड़ा गया। मयंक रावत ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, जिसके पिता सीमा पर खड़े हैं इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश को दुश्मनों से बचाने के लिए, और बेटा अंदर से देश तोड़ने वालों के गिरोह में शामिल कर दिया गया है, उसके दिमाग में इतना जहर भर दिया गया है। तो हिंदू का बेटा ऐसे खतरे में है, उसके दिमाग में ये जहर की खेती है, और वो जहर की खेती उसको जीवन तक लेगी। वो जो बच्ची है, वो जो लड़की है, वो कौन है? वो लड़की है जिसने
पहले माँ को खोया, कोरोना में पिता को खो दिया। सरकार की जो निराश्रित अनाथ बच्चों के लिए योजना है उसमें 3,000 रुपया पा रही है, तब परिवार चल रहा है। और वो महिलाओं की बोली लगाने वाले गिरोह का पार्ट बना दी गई। मैं दोनों बार ये कह रहा हूँ कि उनके दिमाग में जहर भर दिया गया है, उनको बना दिया गया, वो बने नहीं, उनको बना दिया गया। तो ये जो किया जा रहा है, ये हमारे नौजवानों को आप क्या दे रहे हैं? उनको ऐसा जहरीला समाज बना रहे हैं, उनके दिमागों में ऐसा जहर भर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं अपनी सत्ता कायम करने के लिए। तो इसके खिलाफ तो कोई बोले ना बोले। कांग्रेस नहीं बोल रही। हरिद्वार में धर्म संसद हुई और वहां कहा गया, वो धर्म संसद थी, न तो वो संसद थी, न उसमें धर्म था। धर्मियों का प्रचंड बात उसमें कही गई, काट देंगे, मार देंगे। और यहां तक कहा गया कि भाई एक वो वहां भाषण दे रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं अगर संसद में होता तो मैं मनमोहन सिंह के सीने में 6 गोली उतार देता, रिवॉल्वर मेरे पास होती। और इस प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता ने इस पर एक शब्द नहीं कहा, उस धर्म संसद के बारे में नहीं कहा। और मनमोहन सिंह के खिलाफ ऐसा बयान दिए जाने के बाद भी कांग्रेस के किसी एक बड़े नेता ने, उसमें जो उनके सबसे बड़े नेता है, कैंपेन कमांडर है, रोज फेसबुक में रहते हैं, सोशल मीडिया में रोज कुछ लिखते थे, अपने लोगों पर हमला करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में ऐसा कहा गया, एक शब्द किसी ने नहीं कहा उस धर्म संसद में। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में, सिर्फ लेफ्ट पार्टीज ने, वामपंथी पार्टियों ने, हमने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये प्रदेश में इस तरह से, जहां कानून व्यवस्था को कोई संकट नहीं है, ये बाहर से आकर के लोग ऐसा विभाजन पैदा करना चाहते हैं, ऐसा जहर बोना चाहते हैं। तो वहां तो कांग्रेस भी चुप हो जा रही है उस मसलों पर, वो भी नहीं बोल रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी नहीं बोल रही। सब चाहते हैं कि ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो लोगों के दिमागों को जहरीला बना रहे हैं सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, उनको खिलाफ बोल करके कहीं वोट पर आंच ना आ जाए। वोट पर आंच आए नहीं आए, इस प्रदेश पर आंच आएगी, इस देश पर आंच आएगी, इस देश का मखौल बनेगा दुनिया भर में आज के दिन पर। आप देखिए, दुनिया के तमाम अखबारों ने उस धर्म संसद के खिलाफ लिखा है कि ये भारत में क्या हाँ, उसमें कार्रवाइयां हुई, गिरफ्तारी बड़ी देर में गिरफ्तारी हुई। मैंने तो उसी दिन डीजीपी को चिट्ठी लिखा कि भाई आपने एक आदमी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी का जिक्र आया। तो मैंने उसी दिन डीजीपी जो उत्तराखंड के हैं उनको पत्र लिखा कि ये सब आपने एक आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये देखिए। मैंने उनको सारे वीडियोस भेजे और मैंने कहा देखिए ये कैसी बातें कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और परसों आप देखिए तो जिस दिन वो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, उसमें वो जो नरसिंहानंद हैं वो पुलिस की गाड़ी में बैठे और पुलिस उनके सामने अनुनय विनय कर रही है। वो पुलिस वालों से कह रहे हैं कि तुम खतरे में पड़ जाओगे, मैं बता रहा हूँ तुमको, तो तुम इस तरह से गिरफ्तारी कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे, मरोगे तुम सब। एक आदमी की बड़ी हिम्मत है, वो पुलिस को ऐसा कह दे रहा है। तो ये कैसा समाज हम बना रहे हैं। असल में तो इस समाज की चिंता करने की जरूरत है। तो अंतिम सवाल है, निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड चुनावी खर्च 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख तक तय सीमा कर दी है। आप कितना खर्च करने वाले हैं? देखिए, हम तो कोई धन बल के दम पर नहीं है, और लोग जितना सहयोग करते हैं तो लोगों की मदद से चुनाव लड़ते रहते हैं। और न केवल चुनाव लोगों की मदद से लड़ते हैं, पूरे 5 साल भी लोगों की मदद से ही चलता है ना। जो जिस गाड़ी में मैं चलता हूँ वो भी मुझे लोगों ने दी, फेसबुक पे सब लोगों ने देखा भी। तो लेकिन ये जो बात है, ये 28 लाख से 40 लाख रुपया कर दिया, उससे पिछले चुनाव में भी इस तरह का हुआ। और उत्तराखंड को कोइंसिडेंटली छोटे राज्यों में, गोवा में उन्होंने कहा नहीं 28 लाख ही रहेगा, पूरा नहीं रहेगा, लेकिन उत्तराखंड को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा इस मामले में, वैसे छोटा राज्य। तो ये जो धन बल को ऑफिशियली मान्यता देने की कोशिश, हालांकि उसमें पैसा तो लोग इससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूं कि भाई एक सज्जन कह रहे हैं कि मैं तो अपनी पार्टी से टिकट लेने के लिए 1 करोड़ रुपया मैंने रखा हुआ है, अपनी पार्टी से टिकट पाने के लिए। तो जो अपनी पार्टी से टिकट पाने के लिए 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, तो वो चुनाव पर कितना खर्च करेगा, एक बात। और दूसरा ये कि जब वो ये पैसा खर्च करेगा तो 5 साल वो लोगों के हित में काम करेगा या इस पैसे की वसूली के लिए काम करेगा। आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग खर्च करे, चुनाव आयोग व्यवस्था करे चुनाव की, और पारदर्शी तरीके से सबको अवसर मिले। वो ऑनलाइन ही मान लीजिए प्रचार, चुनाव आयोग व्यवस्था करे भाई, सब उम्मीदवारों को एक निर्धारित समय में अपनी बात कहने का अवसर सब जगह मिले। पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं, पोस्टर की जरूरत क्या है। अगर चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि वो सब जगह पहुंचाएगा, सब प्रत्याशियों के सिंबल भी पहुंचा देगा, सब कुछ कर देगा लोगों के सामने, उनको बात कहने का मंच भी चुनाव आयोग मुहैया करा देगा, तो ये खर्चे की जरूरत है क्यों।
आपने दरअसल इलीगल प्रैक्टिस को लीगल कर दिया ना कि नहीं, पैसा इतना तो खर्च होगा ही, गाड़ियां तो घुमानी पड़ेगी, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये असल में चुनाव में धीरे धीरे करके जो होता गया, और ये मतलब बड़े अफसोस की बात है कि जिन टी.एन. शेषन साहब को इस देश में चुनाव सुधार का जनक समझा जाता है, उन्हीं टी.एन. शेषन साहब के जमाने से पैसा भी बढ़ना शुरू हुआ, धनबल भी बढ़ना शुरू हुआ। उन्हीं के जमाने में 500 रुपया नॉमिनेशन होता था, 1000 रुपया नॉमिनेशन की फीस होती थी लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की। विधानसभा में 500 से 5000 हुआ, और लोकसभा के लिए पहले 10,000 हुआ। अब विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन के लिए 10,000 रुपया फीस है, नामांकन फीस, और 25,000 रुपया लोकसभा चुनाव के लिए। अभी आप देखिए तो कितने लोगों को सरकारें घोषणा कर रही हैं कि कितना करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं फ्री। तो इस देश में एक हिस्सा वो है जिसको राशन सरकार को देना पड़ रहा है कोरोना के बाद, और वो करोड़ों में संख्या है, यहाँ भी करोड़ों में है, उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों में, और उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो करोड़ों में खर्च करेंगे। तो ये जो गैप है, ये जो अंतर, ये अंतर तो इसमें सही मायने में इसको लोकतंत्र बनने नहीं देगा। तो सही मायने, ये तो एक तरह का धनतंत्र आप बना रहे हैं, और सरकारी वैधता उसको दे रहे हैं, निर्वाचन आयोग ये वैधता दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो धनबल को मान्यता देने की प्रवृत्ति है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। चुनाव को सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक खर्च पर, सार्वजनिक व्यय पर होना चाहिए, और न्यूनतम संसाधनों के साथ होना चाहिए। उस पर रोक लगनी चाहिए अनाप शनाप खर्चों पर। और जो पूरी प्रक्रिया होती है वो बहुत विश्वसनीय प्रक्रिया नहीं है कि उसमें जितना आदमी वहां खर्च दिखा रहा है रजिस्टर में, उतना ही खर्च कर रहा हो, वो उससे ज्यादा खर्च कर रहा है। मैंने उदाहरण आपको दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये धनबल बाहुबल की जो राजनीति है, इस पर तो लोगों को भी इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए मजबूती से, क्योंकि अंततः लोगों के खड़े होने से होगा, कोई सरकारी संस्था नहीं करेगी, लोग ही खड़े होंगे जब, तभी होगा। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ जुड़े हुए इंद्रेश मैखरी, जो कि वाम दल के नेता हैं। और ऐसी जो लाइव वीडियो है, हम जल्द जनता की बातों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।